नमस्कार साथियों, हमारा जो अध्ययन बिंदु चल रहा था वो था क्रिया। और क्रिया में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्रिया के कर्म के आधार पर भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यानी वाक्य में सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें, अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें, इसका विस्तृत हमने अध्ययन किया था अनेक उदाहरणों के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान करना आ गई होगी, सीख चुके होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संरचना तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। दोस्तों, वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहां किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इस आधार पर क्रिया के जो भेद किए जाते हैं उन भेदों का आज हम विवेचन करेंगे। देखो मित्रों, कहीं अब लिखा हुआ मिलता है संरचना या रचना के आधार पर क्रिया के भेद, और कहीं कहीं लिखा होता है संरचना तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो हम आज इन दोनों को पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। तो अगर बात संरचना की जाए तो संरचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 5, और प्रयोग और संरचना के आधार पर पूछा जाए तो 3 और जुड़ जाएंगे, बराबर 8 भेद हो जाएंगे। तो 8 भेदों को आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से भेद होते हैं। तो मित्रों देखो, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। नंबर 1, संयुक्त क्रिया। नंबर 2, पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 3, प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 4, नाम धातु क्रिया। नंबर 5, कृदंत क्रिया। अगर मित्रों पूछा जाए कि संरचना के आधार पर क्रिया के कौन से भेद होते हैं, तो ये 5 जो भेद है वो संरचना के आधार पर है। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। इन क्रियाओं के अलावा जो 3 भेद और है वो है सामान्य क्रिया, और एक है सजातीय क्रिया, और एक है सहायक क्रिया। तो इन क्रियाओं को आज हम पढ़ेंगे। 8 क्रिया है, इन 8 क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु, कृदंत, सामान्य, सजातीय और सहायक क्रिया। अब इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं कि संयुक्त क्रिया क्या है। सबसे पहले हम संयुक्त क्रिया को लेते हैं। अगर मित्रों संयुक्त क्रिया की परिभाषा की अगर बात की जाए तो वे क्रियाएं जो 2 क्रियाओं के योग से बनती है और एक ही क्रिया का काम करती है। यानी इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगी, वे क्रियाएं जो 2 क्रियापद से बनेगी। यानी क्रियापद कितने होंगे, 2 होंगे, लेकिन क्रिया क्या होगी, एक ही होगी। यानी 2 क्रियाएं मिलकर के एक क्रिया का काम करेगी। यानी क्रियापद है वो 1 से अधिक होगा। क्रिया 1 होगी लेकिन क्रियापद 2 भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी संयुक्त क्रिया कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्रिया जो पद है वो 1 से अधिक होगा
और काम यानी क्रिया जो है वो एक होगी। क्रिया क्या होगी? एक होगी। यानी एक से अधिक क्रियापद मिलकर के एक ही क्रिया का काम करने का बोध करवाए, वो क्रियाएं संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगी। यानी एक से अधिक क्या होगा? क्रियापद होगा, ठीक, लेकिन काम क्या होगा? एक ही होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे मित्रों, माता जी ने खाना बना लिया। देखो मित्रों, वाक्य है माता जी ने खाना बना लिया। अब देखो, खाना बनाने का काम हुआ है, यानी क्रिया तो क्या हुई है? एक ही खाना बनाने की, लेकिन यहां क्रियापद क्या? बनाना, लेना, दो क्रियापद है, एक दो, ये दो क्रियापद है और काम क्या हो रहा है? एक ही हो रहा है, खाना बनाने का। यानी जहां दो क्रियापद मिलकर के एक ही क्रिया का बोध कराए, यानी बना लिया दो क्रियापद है, लेकिन काम एक ही, पता चल रहा है कि खाना बन रहा है। तो इस प्रकार और उदाहरण देखते हैं। पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं। अब देखो मित्रों, यहां क्या है कि एक उड़ने का काम एक हो रहा है। क्या हो रहा है? पक्षी उड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ क्रियापद क्या है? एक उड़ा, एक करते हैं। यानी करते हैं, उड़ा, इन दो क्रियापद हो गए। दो क्रियापद मिलकर के एक ही काम का बोध करा रहे हैं। कौन सा काम है? उड़ना का। तो यदि क्रियापद क्या हो? एक से अधिक हो और क्रिया क्या हो? एक हो, वहां कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया होती है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने पुस्तक पढ़ ली है। देखो मित्रों, यहां पुस्तक पढ़ ली है, एक तो पढ़ना और एक लेना, दो क्रियाएं हैं। दो क्रियाएं मिलकर के दो क्रियापद है और क्रिया क्या हो रही है? एक हो रही है ना। वहां कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। यानी क्रियापद एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन काम का बोध एक काम होगा। जैसे बच्चा खेलता दिखाई दिया। देखो मित्रों, इसमें खेलना भी क्रिया, दिखाई दिया, ये तीन क्रियापद आप कह सकते हो इसके अंतर्गत है, लेकिन काम एक ही हो रहा है, दिखाई दिया। यानी एक से अधिक क्रियापद मिलकर के एक ही क्रिया का जहां बोध करवाए, जहां एक क्रिया का पता चले, वो आएगी संयुक्त क्रिया में। हम कह सकते हैं कि दो अलग अलग धातुओं से क्रिया बन करके एक ही क्रिया का बोध कराए, वहां जो क्रिया होगी वो होगी संयुक्त क्रिया। यानी ये दो क्रियाओं के योग से बनेगी। नंबर एक, दो क्रियाओं के योग से बनेगी, लेकिन क्रिया का काम एक ही होगा। एक ही क्रिया का काम करना है। इन दो क्रिया मिलकर के एक हो जाए, वहां संयुक्त क्रिया होती है। जैसे राकेश पत्र लिखने लगा। जैसे राकेश पत्र लिखने लगा। देखो मित्रों, इसमें क्या है? लिखने लगा, दो क्रियापद है, यानी एक क्रिया प्लस एक क्रिया, दोनों क्रिया मिलकर के भी एक हो रही है। यानी दो क्रियापद हो गए और काम क्या? लिखना। एक ही तो काम हुआ, लिखने का काम कर रहा है। यानी जहां दो क्रियापद या दो क्रिया मिलकर के एक ही क्रिया का काम करे, वह संयुक्त क्रिया होगी। तो संयुक्त क्रिया में क्या होगा? देखो मित्रों, क्रियापद एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन एक ही क्रिया का काम करने का बोध हो, वहां क्या हो गई? संयुक्त क्रिया होगी। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ ली, इसमें पढ़ना और लेना दो क्रियाएं होकर भी एक ही काम का बोध करा रही है। वो काम क्या है? पढ़ने का।
अब देखो इसके बाद दूसरी क्रिया हम पढ़ते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। देखो मित्रों नाम से ही पता चला, पूर्व यानी पहले, कालिक यानी समय में हो चुकी क्रिया के बारे में बात की जा रही है। देखो इसमें क्या होता है मित्रों, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं हो, यानी इसमें क्या होगी, क्रियाएं क्या होगी, क्रियाएं दो होगी, क्रियाएं दो होगी। इसमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो गई। इन दो क्रियाओं में से एक क्रिया क्या होगी, पहले संपन्न हो चुकी हो, किससे, दूसरी क्रिया से, यानी दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो चुकी पहली क्रिया, वो क्रिया क्या कहलाएगी, यानी एक क्रिया क्या है, पहले संपन्न हो चुकी, वो क्रिया क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। और दूसरी कौन सी होगी, मुख्य क्रिया। यानी हम कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया संपन्न हो चुकी है वो क्रिया कौन सी कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया में आ जाएगी। यानी इसमें क्रियाएं कितनी होगी, दो, क्रिया कितनी होगी, दो, क्रिया दो होगी। एक कौन सी होगी, पूर्वकालिक क्रिया, और दूसरी क्रिया कौन सी होगी, मुख्य क्रिया। देखो मित्रों इसका भी उदाहरण के माध्यम समझते हैं। यानी पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रियाएं होगी, एक तो होगी पूर्वकालिक क्रिया और दूसरी होगी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो चुकी होगी वो क्रिया कौन सी होगी, पूर्वकालिक क्रिया। यानी इसमें दो क्रिया, कितने, दो क्रिया होगी और दो ही क्रिया पद होंगे। यानी दो क्रिया में क्रिया, एक तो पूर्वकालिक क्रिया, एक मुख्य क्रिया, दो क्रिया दो ही पद। जैसे उदाहरण लेते हैं, बालक पढ़कर सो गया। अब देखो मित्रों यहां एक क्रिया हुई पढ़ने की, दूसरी क्या हुई, सोने की। यानी दो क्रियाएं हैं, ये क्रिया पहले संपन्न हुई है, ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है, और ये क्रिया बाद में संपन्न हुई है, इसलिए ये क्या है, मुख्य क्रिया है। देखो मुख्य क्रिया जो होती है संयुक्त क्रिया भी उसकी होगी, सो गया। यहां भी देखो सोना और गया दो क्रियाएं मिलकर के संयुक्त क्रिया, मुख्य क्रिया भी क्या हो सकती है, संयुक्त क्रिया हो सकती है। यानी यहां सोने से पहले जो काम हुआ पढ़कर, यानी ये क्रिया क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। सो गया ये मुख्य क्रिया, मेन काम तो सोने का हुआ, ये संयुक्त क्रिया ही है। यानी इसमें दो क्रिया है और दो ही क्रिया पद है। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं। देखो मित्रों इसमें क्या होता है, जो पूर्वकालिक क्रिया होती है इसका हम कह सकते हैं, यानी इस क्रिया में कर या कर के शब्द या कर जुड़ा होगा। यानी जो क्रिया का धातु होता है, मूल धातु के साथ में कर या कर के लगाने से क्रिया बनती है। यानी धातु में कर या कर के लगाने से बनती है। यानी पूर्वकालिक क्रिया धातु में कर या कर के लगाने से बनती है। जैसे पढ़कर, तो ये पढ़ धातु है, इसमें कर लगने से क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। जैसे और उदाहरण लेते हैं, चोर उठकर भाग गया। देखो यहां भागने की मुख्य क्रिया हुई है, मुख्य क्रिया क्या हुई, भागने की हुई है, लेकिन भागने से पहले
हो चुका था। क्या काम हो चुका था? उठने का काम हो चुका था। तो उठना क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, यानी पहले के समय में क्रिया। पहले उठा फिर भागा, तो उठ कर, ये उठ में कर या करके जोड़ के अपने पूर्वकालिक क्रिया बना सकते हैं। यानी दो क्रियाएं यहां संपन्न हुई है। कितनी? दो क्रियाएं। पहले तो क्या संपन्न हुई? ये उठना, ये पूर्व में संपन्न क्रिया और ये बाद में संपन्न हुई क्रिया। यानी ये उठ कर भाग गया, तो ये मुख्य क्रिया है। भाग गया वैसे संयुक्त क्रिया भी है, लेकिन इसको मुख्य क्रिया मानेंगे। और इससे पहले वाली क्रिया उठ कर, इसको पूर्वकालिक क्रिया अपने मानेंगे। तो दो क्रियाएं होगी, दो क्रियापद हो गए। एक क्रिया मुख्य, एक क्रिया तो पहले हो चुकी होगी, वो पूर्वकालिक क्रिया होगी, और बाद में जो क्रिया होगी वो मुख्य क्रिया होगी। तो पूर्वकालिक क्रिया के बारे में आप समझ गए होंगे। चलो एक उदाहरण और लेते हैं। रमेश खेल कर थक गया। अब देखो मित्रों, यहां पर क्या है कि पहले क्रिया हुई खेलने की, उसके बाद वो थक गया। खेलने के बाद में क्या हुआ? थक गया। तो ये कर लगा, ये क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, और ये क्या होगी? मुख्य क्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया में क्या है? क्रियाएं दो होती है, क्रियापद भी दो होते हैं। पहले हो चुकी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है, और बाद में हो चुकी, बाद में जो क्रिया होती है मुख्य क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान आप कर सकते हो, उसमें कर और करके लगा हो। ये धातु में कर और करके लगने से जो क्रियाएं बनती है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे वाक्य चोर उठकर भाग गए, तो चोर ने क्या है? भागने से पहले एक क्रिया संपन्न की है, वो है उठकर। तो उठकर क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। और भाग कर गया, ये मुख्य क्रिया हो जाएगी। तो पूर्वकालिक क्रिया के बाद तीसरी क्रिया हम पढ़ते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरी क्रिया कौन सी पढ़ेंगे? प्रेरणार्थक। देखो मित्रों, इस क्रिया में क्या है कि कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरों से करवाता है। यानी वे क्रियाएं जिनमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी प्रेरणा के माध्यम से, यानी प्रेरणा के द्वारा दूसरे से क्रिया करवाता है, वो क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है। इनमें यह भी हो सकता है कि दूसरों के करवाने के साथ साथ कर्ता स्वयं भी शामिल हो सकता है, और स्वयं शामिल नहीं भी हो सकता है। जहां कर्ता संपूर्ण काम दूसरे से करवाएगा वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जहां जिस कार्य में कर्ता स्वयं साथ में काम करेगा वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो देखो मित्रों, इसके उदाहरण पढ़ते हैं। इसमें ध्यान क्या रखना है कि क्रियाएं दो होगी। क्रियाएं कितनी होगी? क्रिया कितनी होगी? दो होगी। ठीक है, नहीं, क्रिया क्या होगी? एक होगी। क्रिया क्या होगी? एक होगी। लेकिन कर्ता कितने होंगे? कर्ता दो होंगे। एक तो होगा काम करने वाला, और दूसरा काम करवाने वाला। यानी एक तो क्या है? काम करने वाला होगा, और दूसरा काम करवाने वाला होगा। क्रिया तो एक होगी, लेकिन कर्ता कितने होंगे? दो होंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं, सेठ ने नौकर से कपड़े धुलवाए। सेठ ने नौकर से कपड़े धुलवाए। देखो मित्रों, यहां क्रिया तो एक हुई है धुलवाने की,
ये तो क्या है, क्रिया। कौन सी क्रिया है, इसका पता करने के लिए एक तो इसमें क्या प्रेरणार्थक में अंत में क्या है, वाय वाया आता है, ठीक है। और लगभग ये क्रिया क्या है, भूतकाल वाली ज्यादा आती है। दूसरी बात इसमें क्या होता है, देखो यहां काम कौन कर रहा है, नौकर, तो ये क्या है, करता है। और काम करवा कौन रहा है, सेठ, ये भी क्या है, करता है। लेकिन यहां सेठ काम स्वयं काम नहीं कर रहा है, सेठ किससे करवा रहा है, नौकर से करवा रहा है, यानी सेठ स्वयं कार्य नहीं करके नौकर से काम करवा रहा है। तो ये क्रिया किसमें आएगी, प्रेरणार्थक क्रिया में आएगी। यानी सेठ ने नौकर से कपड़े धुलवाए, यानी किससे धुलवाए, नौकर से, है ना। किससे का प्रश्न करोगे तो उत्तर भी आ जाता है, नौकर से धुलवाए। किसने धुलवाए, सेठ ने। काम या कौन कर रहा है, नौकर। काम किसका हो रहा है, सेठ का। सेठ स्वयं काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। सेठ का काम नौकर कर रहा है, नौकर से सेठ काम करवा रहा है, इसलिए यहां प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया। अब देखो यह पाठ पढ़ने का काम है, कर कौन रहे, छात्र कर रहे हैं, और करवा कौन रहा है, अध्यापक करवा रहे। यानी पढ़वाने की क्रिया किसमें आएगी, प्रेरणार्थक क्रिया में, क्योंकि पढ़ने की प्रेरणा कौन दे रहा है, अध्यापक दे रहा है। दे किसको रहा है, छात्रों को। तो काम कौन कर रहे हैं, छात्र। प्रेरणा कौन दे रहा है, अध्यापक। तो इसमें छात्र क्या है, मुख्य काम करने वाला करता है, करवा कौन रहा है, अध्यापक कर रहा है। तो दो करता हुए काम करने वाला कौन, छात्र, करवाने वाला कौन, अध्यापक। इस प्रकार की जहां स्थिति होती है वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यहाँ अध्यापक स्वयं कार्य न करके छात्रों से काम करवा रहा है। जैसे राकेश ने नाई से बाल कटवाए। देखो मित्रों यह काम किसका हो रहा है, राकेश का, लेकिन राकेश स्वयं काम नहीं कर रहा है। यानी बाल काटने की जो क्रिया है वो राकेश किससे करवा रहा है, नाई से करवा रहा है, यानी स्वयं काम न करके दूसरे से करवा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ये होती है प्रेरणार्थक क्रियाएं, ठीक है। अब प्रेरणार्थक क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब तीसरी क्रिया, और अब आगे पढ़ते हैं जिस क्रिया को, वो है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। और नाम धातु क्रिया के बाद में पांचवी क्रिया जो संरचना के आधार पर जिसको हम पढ़ रहे थे उसको हम कह सकते हैं वो है कृदंत क्रिया। पांचवी कौन सी है, कृदंत क्रिया। ये दोनों क्रियाएं मित्रों प्रत्यय लगने से बनती है। ये दोनों क्रियाओं में क्या लगता है, प्रत्यय लगता है, तब ये क्रियाएं बनती है। दोनों क्रियाएं धातु में प्रत्यय जुड़ने से बनती है। कैसे बनती है, देखो मित्रों, क्रिया शब्द विकारी शब्द है। हम पढ़ रहे थे पद के दो भेद हमने पढ़े थे, विकारी और अविकारी। विकारी में हम पढ़ रहे थे, हमने सबसे पहले पढ़ा था संज्ञा, फिर हमने पढ़ा सर्वनाम, उसके बाद हमने पढ़ा विशेषण, और आज हम पढ़ रहे हैं क्रिया। तो देखो ये दोनों जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं में एक सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों क्रियाएं धातु में प्रत्यय लगने से बनती है। अब देखो संज्ञा हमने पढ़ लिया, विकारी शब्द, सर्वनाम हमने पढ़ लिया, विकारी शब्द, विशेषण हमने पढ़ लिया, विकारी शब्द। आज पढ़ रहे हैं क्रिया विकारी शब्द। अगर नाम धातु क्रिया की बात की जाए तो नाम धातु क्रिया वे क्रियापद होते जो संज्ञा व सर्वनाम
संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से बनते हैं। कैसे बनते देखो, अगर इनकी बात करें परिभाषा की, तो वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम में विशेषण से बनती है वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण इन शब्दों के पीछे प्रत्यय जुड़ता है। यानी इनमें विशेषण में क्या जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ने से जो नया शब्द बनता है, नया शब्द बनता हो और शब्द क्या है, क्रिया का बोध करवाए, क्रिया का बोध करवाए, वह नाम धातु क्रिया होगी। क्रिया होगी। देखो मित्रों, संज्ञा में प्रत्यय जुड़ेगा, सर्वनाम प्रत्यय जुड़ेगा, विशेषण, यानी इन तीनों के साथ अगर कोई प्रत्यय जुड़े, यानी प्रत्यय जुड़े और वो क्रिया का बोध करवाए, तो वो क्रिया कौन सी होगी, नाम धातु क्रिया होगी। देखते हैं मित्रों इसके उदाहरण देखो, जैसे मोहन सठिया गया। अब देखो सठिया गया ये 60 से बड़ा है, 60 गणना है, यानी काउंटेबल संख्या है, और ये किस में आएगी, विशेषण में आएगी। तो ये विशेषण 60 से क्या बड़ा, सठिया, सठिया ना ये क्या हो गई, क्रिया, 60 क्या है, विशेषण, विशेषण से क्रिया बनी, इसलिए क्या है, नाम धातु क्रिया है। जैसे मित्रों और उदाहरण देखते हैं, यानी संज्ञा नाम धातु क्रिया वे क्रियाएं होती जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जुड़ने से बनती है और किसी क्रिया का बोध करवाती है, वो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे कालू ने मोहन की जमीन हथिया ली। अब देखो मित्रों इसमें क्या क्रिया हुई है, हथियाना, हथियाना क्रिया किससे बनी है, हाथ से। तो हाथ क्या है मित्रों, संज्ञा शब्द है, और इससे क्या बनी, हाथ में या प्रत्यय लगा तो क्या बना, हथिया। तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। कौन से, नाम धातु क्रिया। जैसे विशेषण से कैसे बनती है देखो, जैसे विशेषण है सम, इससे कैसे बनेगी देखो, जैसे लड़के शर्माने लगे। अब देखो शर्म जो है विशेषण शब्द है, इससे क्या बनी, शर्माने बनी। तो ये किस में आएगी, नाम धातु में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि शर्म विशेषण है और विशेषण से क्रिया बनी हुई है शर्माना, ठीक है, शर्माने का बोध करवा, इसलिए नाम धातु में आएगी। जैसे विशेषण कहने एक उदाहरण से गरम एक विशेषण शब्द है, इससे क्या क्रिया बनती है, गरम से गरमाना, ये विशेषण है और ये क्रिया बन गई, इसलिए नाम धातु क्रिया में आ जाएगी। जैसे चमक से, जैसे चमक विशेषण है, इससे क्या हो जाएगी, चमकना, है ना, चमकाना। यानी ये जो क्रियाएं हैं वो नाम धातु क्रिया में आएगी। जैसे सर्वनाम की बात करें, जैसे सर्वनाम है अपना, है ना, जैसे मोहन ने राकेश को अपना लिया, है ना, अपना से जैसे प्रत्यय
लगेगा तो अपना से क्या बनती है, पै पै ना पा, ये अपनाना। अपनाना ये क्या है, क्रिया है, किससे बढ़ती है, अपना से बनी है। ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम से जो क्रिया बनी वो क्रिया क्या होगी, नाम धातु क्रिया होगी। और उदाहरण लेते हैं, जैसे पुलिस चोर को लतियाते हुए थाने ले गई। पुलिस चोर को लतियाते हुए थाने ले गई। अब मित्रों देखो, लतियाते क्या है, क्रिया है, किससे बनी है, लात से। तो लात क्या है, संज्ञा शब्द है, और लात में प्रत्यय जुड़ने से बड़ा लतियाते। तो लतियाते क्या है, क्रिया। तो ये क्रिया है वो किसमें आएगी, नाम धातु में। किसमें, नाम धातु में आएगी। तो मित्रों कह सकते हैं नाम धातु क्रिया है वो प्रत्यय लगने से बनती है। प्रत्यय किसमें लगता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बीच से प्रत्यय लगने से वो किसी काम का बोध कराए वह नाम धातु क्रिया हो। जैसे हाथ है, क्या है, संज्ञा शब्द है, हाथ से हथियाना, ठीक है। शर्म से शर्माना, अपना से अपनाना, चमक से चमकना चमकाना, गरम से गरमाना, लात से लतियाना, ये क्या है, ये सारे की सारे नाम धातु क्रिया है। अब बात करते हैं कर्दंत क्रिया की। किसकी, कर्दंत क्रिया की। देखो ये भी प्रत्यय लगता है, किसमें, एक बच्चा है क्रिया, यानी क्रिया के साथ में प्रत्यय लगने से क्या बनेगी, क्रिया बनेगी। वो क्रिया क्या कहलाएगी, नाम धातु क्रिया कहलाएगी। यानी वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने से बनते, यानी नाम धातु क्रिया बने कैसे, क्रियापद होगा और क्रियापद के साथ में प्रत्यय लगेगा तो एक नई क्रिया बनेगी। वो क्रिया क्या कहलाएगी, कर्दंत क्रिया कहलाती है। जैसे चल, ये चल धातु है। चल धातु में, चल धातु से अपने चलता, चलते, चले, ये क्रियाएं जो बढ़ती है वो क्रिया चल, इसमें ता लगा, ते लगा, ए लगने से ना चलेंगे, एंगे लगा, तो ये क्रिया में प्रत्यय लगा दूसरी क्रिया बनी, कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे लिख धातु है, लिख से देखो लिखता बन जाएगी, ता प्रत्यय लगने से लिखते, है ना, लिखते, इस प्रकार, है ना, लिखकर, ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो कृदंत क्रिया में आती है। ये अपनी हो गई मुख्य 5 क्रियाएं संरचना की दृष्टि से। अब प्रयोग को शामिल करते 3 क्रियाएं हमारी वो है, उसको पढ़ती है। एक होती है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, देखो मित्रों, सामान्य क्रिया में क्या होता है, एक ही, यानी कोई वाक्य हो उसमें एक, केवल एक क्रिया का प्रयोग किया जाए, वह सामान्य क्रिया कहलाती। जैसे मैंने पत्र लिखा। अब देखो यहां एक क्रिया हो रही लिखने की, किसी भी वाक्य में एक क्रियापद प्रयुक्त हो, वहां जो क्रिया होगी वो कौन सी होगी, सामान्य क्रिया होगी। जैसे मैंने पत्र लिखा, है ना, जैसे रवि कल पढ़ेगा, यहां एक ही क्रिया हो रही है रवि के पढ़ने की, है ना। जैसे संतोष आई। अब देखो जहां एक ही क्रिया प्रयुक्त हो, केवल एक क्रिया प्रयुक्त हो, वे क्रियाएं सामान्य क्रिया के अंतर्गत आती है। सामान्य क्रिया आपको समझ आ गई होगी। अब अगली क्रिया पढ़ते हैं, सजातीय क्रिया। कौन सी, सजातीय क्रिया। नाम से स्पष्ट
पता चल रहा है स यानी समान जाति यानी जाति की, यानी वे क्रियाएं जहां कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही बात से बनकर प्रयुक्त होती है, वे क्रियाएं सजातीय क्रियाएं कहलाती है। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। अब देखो इसमें लड़ी ये क्या है, क्रिया है, लड़ी कर्म क्या है, लड़ाई। तो ये दोनों एक ही धातु से बनी है और एक ही धातु से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाएगी, सजातीय क्रिया कहलाती है। जैसे इसमें कौन सा धातु है, लड़ाई लड़ी, लंग धातु है, क्या है, लंग धातु है। जैसे और उदाहरण लेते हैं इसका, खिलाड़ी ने अच्छा खेल खेला, खिलाड़ी ने अच्छा खेल खेला। अब देखो इसमें खेला क्रिया है, खेल क्या है, कर्म है, खेला क्या है, क्रिया है, खेल खेला दोनों क्या, धातु क्या दोनों का एक ही है। कौन सा धातु, खेल धातु। एक ही धातु हो कर्म का और क्रिया का, वहां सजातीय क्रियाएं होती है। तो सजातीय क्रिया की परिभाषा की बात करें तो वे क्रियाएं जहां कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही बात से बनकर, एक ही धातु से बनकर के एक साथ प्रयुक्त होती है, यानी साथ में लड़ाई लड़ी, खेल खेला, तो एक ही धातु से बनी है। ये खेल धातु, ये लंग धातु एक ही धातु से बनी है और साथ साथ प्रयुक्त होती है। बात में लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी, खेल खेला, तो इस प्रकार की क्रियाएं क्या है, सजातीय क्रियाएं कहलाती है। और अंतिम क्रिया है सहायक क्रिया। कौन से, सहायक क्रिया। देखो मित्रों, सहायक क्रिया क्या होती है, किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को ये क्या करती है, वाक्य में मूल पद की सहायता करती है। कैसे करती है, देखो उदाहरण लेते, अरविंद पढ़ता है, अरविंद पढ़ता है। अब देखो मूल क्रिया क्या है, मूल पद है पढ़ता है, और इसको पूर्ण करने में सहायता कौन कर रही है, तो है क्या है, सहायक क्रिया है। यानी और उदाहरण लेते हैं, जैसे सीता खेलने जाती थी, है ना, सीता खेलने जाती थी। अब मूल क्रिया क्या है, जाते, और सहायक क्रिया क्या है, थी। यानी मूल जो पद है इसकी सहायता कर रही है थी क्रिया, तो थी क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हो जाएगा। यानी पहले वाक्य में है, दूसरे वाक्य में जो क्या है, थी, ये सहायक क्रियाएं हैं। क्यों है, क्योंकि यदि इसका प्रयोग थी का जाति के साथ में, है का पढ़ता के साथ में अगर प्रयोग नहीं किया जाए तो ये भी पढ़ता है और जाति है, ये दोनों क्रियाएं क्या हो जाएगी, अपूर्ण हो जाएगी। यानी सहायक क्रिया जो है और थी है, ये इनको क्या करती है, पूर्ण करती है। यानी है और थी के अभाव में पढ़ता है के अभाव में पढ़ता, जाति थी, है ना, थी के अभाव में जाति क्या रह जाएगी, अपूर्ण रह जाएगी, तो अपूर्ण क्रिया कहलाती है। तो मित्रों, आज हमने संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के जो भेद थे उनको हमने पढ़ लिया है। जहां कहीं भी आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।